हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। आज हम एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत आती है। आज मैं उसे बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाऊंगी। हालांकि टॉपिक ये 12th का है, हेरिडिटी जेनेटिक्स से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन ये आपका क्लास 11th का बायोमॉलिक्यूल से भी रिलेटेड है आपका। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आज इस टॉपिक में मैं आपको इसकी बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह की होती है ये बताऊंगी, और इसके कुछ पिक्यूलियर फीचर्स क्या हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो जो हमारा डीएनए है वो एक हेटेरोपॉलीमर है। देखिए मैं यहाँ पे चीज़ें लिखूंगी और सभी को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी, तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। हेटेरोपॉलीमर का मतलब है कि पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमर का मतलब है कि ये आपका सिंगल यूनिट के रिपीटिशन से बना, मतलब एक ही जैसी यूनिट है और वो रिपीट होती रहेंगी, उनके रिपीटिशन से बना है। हेटेरो वर्ड का मतलब है कि ये जो सिंगल यूनिट है, इस सिंगल यूनिट में डिफरेंट टाइप के आपकी यूनिट से मिलके बना है। होमोपॉलीमर का मतलब होता है सारे एक ही जैसे मॉलिक्यूल, एटम्स और लाइक कंपाउंड एक ही जैसे हैं, बट यहाँ पे हेटेरो का मतलब है कि अलग अलग है। तो ये कैसे हेटेरोपॉलीमर है? तो ये हेटेरोपॉलीमर ऐसे है कि इसके हेटेरोपॉलीमर होने में जो इसकी जो सिंगल यूनिट है, इसमें 3 तरह के आपके अलग अलग कंपाउंड आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको पहला तो आपको मिलेगी शुगर। शुगर का मतलब हुआ, आप चाहे शुगर कहें या कार्बोहाइड्रेट, जनरली शुगर ही कहते हैं, हर जगह आपको शुगर लिखा हुआ मिलेगा। दैट मीन्स कि ये आपका पहला तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको। ये एक आपका बायोमॉलिक्यूल हो गया कार्बोहाइड्रेट, शुगर। दूसरा इसमें जो मिलेगा हमें एक सिंगल यूनिट बनाने में, जो कि बार बार रिपीट होंगी, दूसरा हमें मिलेंगे इसमें बेसिस। और जो हमें बेसिस हैं ये ऑर्गेनिक हैं और कार्बन की चेन्स हैं, ऑर्गेनिक बेसिस मिलेंगे। और तीसरा हमें मिलेगा एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो कि आपका होगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जो कि आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो यानी कि इसमें 2 तो ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक से मिलके बना है, इसलिए अलग अलग तरीके के ये आपका डिफरेंट यूनिट से बना है, एक सिंगल यूनिट, और इसीलिए हम इसको हेटेरोपॉलीमर कह रहे हैं। होता क्या है, सबसे पहले शुगर और बेस ये अटैच होते हैं, और इनके अटैचमेंट को ही जब शुगर बेस से जुड़ती है तो इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ये आपको याद रखना है, कई बार ये एक छोटा सा आ जाता है और आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। और इस यानी कि पहले आप एक तरह से, अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो इनडायरेक्ट शब्दों में 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहले जुड़ेंगे और न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और फिर उस न्यूक्लियोसाइड को अटैच करने के लिए आपके पास एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा और वो होगा आपका फॉस्फेट, राइट। और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन को ही हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी दोनों टर्म आपको होप अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए अब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। शुगर, सबसे पहले मैं यहाँ शुगर को टेक ऑन करती हूँ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसमें जो है वो शुगर, और इसकी जो शुगर है वो 5 कार्बन शुगर है। एज यू कैन सी यहाँ पे आप देखिए, पहला कार्बन फर्स्ट प्राइम, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। ये शुगर की लीनियर स्ट्रक्चर है, मतलब लाइन वाइज आप देख रहे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर में शुगर है। शुगर कैसी है? 5 कार्बन शुगर है। ये ही 5 कार्बन शुगर आपको लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं मिलती है, ये आपको मिलेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर में। यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? यहाँ पे आपका ये जो ऑक्सीजन है
ये डबल, बिकॉज आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, तो एक यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड से यहाँ से जुड़ जाएगा और इसका एक बॉन्ड यहाँ से टूट के इस वाले चौथे नंबर के कार्बन से ये अटैच हो जाएगा। और जब ये इस तरह से आप इसको, सपोज अब ये एक कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वायर जैसी स्ट्रक्चर है, वायर को आपने यहाँ से मोड़ के ऐसे कर दिया और इस वायर में यहाँ पे लगी हुई है एक छोटी सी बीड, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, क्योंकि ये इसमें हैंगिंग रह जाएगा, ये तो आपका राउंड स्ट्रक्चर बनाने में ये तो बाहर रह गया। तो यानी कि आपका ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन इस पे बिल्कुल झंडे के माफिक ऐसे खड़ा रहता है, जो कि आपका रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल। अब इसमें दूसरी क्या बात आपको याद रखनी है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल जो स्टेबल हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, हम उसकी बात कर रहे हैं। और डीएनए में जो शुगर होती है दैट इज 5 कार्बन शुगर, और वो 5 कार्बन शुगर आपकी जो है वो अपने डीऑक्सीजनेटेड स्टेज में होती है, यानी कि उसमें से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हटा हुआ होता है। यानी कि यहाँ पे जो शुगर है वो है हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर। कौन सी शुगर हुई? डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी का मतलब है इसमें से ऑक्सीजन को डिलीट करना है हमें। तो हम ऑक्सीजन को कहाँ से डिलीट करेंगे? हम ऑक्सीजन को यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरे नंबर के कार्बन पे यहाँ पे देखिए OH 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 H OH H लगे हुए हैं। सेकेंड नंबर का कार्बन अपनी ऑक्सीजन को हटा देता है, ये तो है राइबोस शुगर, जिसमें आपका OH H OH H लगे हुए हैं, हर एक कार्बन पे OH OH लगा हुआ है। और पहला कार्बन जो है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है, बाकी में अल्कोहल है। ये है राइबोस। इस राइबोस में से जब आपका ऑक्सीजन हट जाएगी तो सेकंड नंबर से हम ऑक्सीजन हटा देंगे, और ऑक्सीजन हटते ही ये ज़्यादा स्टेबल, ये बात याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन हटते ही ये ज़्यादा स्टेबल हो गई है, ठीक है। बिकॉज आपको मालूम है ना कि नेचर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के बाद वो मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उन्हीं में होता है जो थोड़े लेस स्टेबल है। यानी कि अब हमारी जो राइबोस है उसमें से ऑक्सीजन डिलीट हो गई है, तो वही बन गई है डीऑक्सी राइबोस। सेकेंड नंबर की ऑक्सीजन है, ये यहाँ से डिलीट हुई है, ये डीऑक्सी राइबोस बन चुकी है। और ये डीऑक्सी राइबोस इज मोर स्टेबल कंपैरेटिव टू राइबोस शुगर, इसीलिए जो हमारा डीएनए है वो आरएनए के कंपैरेटिव ज़्यादा स्टेबल है। ये मैं आपको अभी आगे के लेक्चर में बताऊंगी। इस चैप्टर में एक टॉपिक भी है कि डीएनए वर्सेस आरएनए, या वाई डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल, इज रियली इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल ओवर द व्हाट एडवांटेज इट हैज़ ओवर द आरएनए। अब आपको ये तो हो गई शुगर। अब हम बात करेंगे बेसिस की, तो आइए बेसिस पे हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। बेसिस जो होते हैं ये ऐसा नहीं है, हमने कहा बेसिस, मैंने यहाँ शुगर्स नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ शुगर लिखा है, यानी कि शुगर एक ही तरह की होगी एंड दैट इज डीऑक्सी राइबोस शुगर है। शुगर्स नहीं आता ना कभी भी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई आप दूसरी तरह की इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होने से भी आप बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। या आप हिंदी में पढ़ रहे तो हिंदी लैंग्वेज की तो आप बड़े बायो में लिखने का ही सबसे बड़ा खेल होता है। तो हमेशा आप देखिए बेसिस हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बेसिस मिलेंगे, यानी कि इसमें जो बेसिस हैं वो हमारे 4 बेसिस होते हैं। और वो बेसिस कौन कौन से हैं? एडिनिन, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, यही मिलेंगे आपको, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब ये जो बेसिस हैं, ये बेसिस आपका किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। इन बेसिस को हमने क्या किया है, हमने जो डीएनए में जो बेसिस हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन। एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन। तो अब भाई ये प्यूरीन और पायरिमिडीन क्या है? प्यूरीन और पायरिमिडीन ये रिंग पे बेस्ड हैं। जिनमें प्यूरीन रिंग मिलेगी वो प्यूरीन की कैटेगरी के ग्रुप के बेस हैं, और जिनमें पायरिमिडीन रिंग मिलेगी वो पायरिमिडीन के हैं। प्यूरीन
और पायरिमिडीन। अब याद कैसे रखना है कि किस में क्या आएगा। पायरिमिडीन जो ग्रुप है, जो रिंग है, वो जो रिंग है, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा पायरिमिडीन के लिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपने सुना होगा ना ये, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम, पायरिमिडीन की स्पेलिंग देखो बड़ी है, पायरिमिडीन प्यूरिन वर्ड से ज्यादा अक्षरों से मिलके बना है, ठीक है, लेटर्स से। तो नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन नाम बड़ा है लेकिन इसकी रिंग छोटी है, यानी कि इसमें सिंगल रिंग मिलेगी। आप ऐसे याद रख लीजिए, ये मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई है। नहीं तो क्या होता है कि लास्ट में जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं ना सेंटर पे, तो आपको कंफ्यूजन बहुत होता है। आप याद सब कुछ करके जाएंगे, लेकिन आपको होता है कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, और इस चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन में आप हमेशा, आपको लगता है नहीं यार शायद मैंने गलत याद है, ये सिंगल रिंग है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो यानी कि पायरिमिडीन में आपको सिंगल रिंग मिलेगी। नाम बड़ा है, दर्शन छोटे, यानी कि सिंगल रिंग है। अब सिंगल रिंग वाले आप यहाँ पे देखिए, अब पायरिमिडीन में क्या है, आपको किस तरह की रिंग मिलेगी, तो ये इस तरह की रिंग है। ये यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन, कार्बन, कार्बन। यहाँ पे इसकी नंबरिंग कैसे की जाएगी, पायरिमिडीन रिंग की मैं नंबरिंग करना आपको बताती हूँ। ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ से इसकी नंबरिंग की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके मैक्सिमम इस तरफ से करेंगे, क्योंकि आपको पता है, आप लोगों को आयुपेक नंबरिंग करना आता होगा। तो यहाँ ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग होगी, सॉरी फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे कार्बन आएगा, थर्ड नंबर पे कार्बन आएगा, थर्ड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप रहेगा, और ये फोर्थ नंबर का कार्बन, देन फिफ्थ पे, एंड देन सिक्स पे। तो ये आपका पायरिमिडीन। इधर भी आप देखिए तो ये भी एक पायरिमिडीन है। यहाँ भी आप देखिए तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं सेम आपको रिंग मिल रही है। आपको डिफरेंस कहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है इनके जो ये एल्किल और ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, इनमें डिफरेंस मिल रहा है। कार्बन से अटैच जो ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। हाँ, बट एक चीज कॉमन है दोनों पायरिमिडीन रिंग में। आप देखिए दो नाइट्रोजन के बीच, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि पहले और पांचवें नाइट्रोजन, दो ही नाइट्रोजन है, एक पहले नंबर पे है और एक पांचवें नंबर पे है, ये याद रखिएगा। 1 और 5th नंबर पर नाइट्रोजन है, ना कि कार्बन है। और इन दोनों के बीच में आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको याद नहीं होता है, कि प्यूरिन और पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर बार बार भूल जाते हैं। तो आप बेशक पूरी स्ट्रक्चर नहीं याद होती, मत याद रखिएगा। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें ये बता रही हूँ कि आपको याद रखने के लिए कैसे करना है, ट्रिक क्या रहेगी। तो जो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन में आइए अब बात कर लेते हैं बेसिस की। तो बेसिस में हमारे बेसिस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्योंकि 4 बेसिस है हमारे पास, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ये इसके 2 ग्रुप हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। जिन बच्चों को ये याद नहीं होता है कि हम कैसे याद रखें कि कौन प्यूरिन में कौन आते हैं, पायरिमिडीन में कौन आते हैं, तो सबसे पहले तो उनके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। और ट्रिक ये है कि आप एक जुमला याद रखिएगा इसके लिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब यहाँ देखिए किसका नाम ज़्यादा बड़ा आ रहा है, लंबा नाम किसका लग रहा है, पायरिमिडीन का। तो ये लंबा नाम वाला जो पायरिमिडीन है, इसमें रिंग आपको सिंगल रिंग ही मिलेगी, ठीक है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसके दर्शन देखेंगे तो ये छोटा है। ये सिंगल रिंग वाले जो आप इसमें कंपाउंड है वो पायरिमिडीन के कैटेगरी के होंगे। और जिनमें डबल रिंग है, यहाँ देखिए ये डबल रिंग मिल रही है आपको, साइक्लिक है ये, तो ये आपका प्यूरिन की कैटेगरी के हैं, ठीक है। और प्यूरिन और पायरिमिडीन जो बेसिस होते हैं, ये हमेशा इनकी साइकिल में, साइक्लिक फॉर्म में हमेशा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं। ये आपको याद रखनी है बात, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं ये प्यूरिन और पायरिमिडीन। और ये हेटेरोसाइक्लिक हैं। कैसे हैं ये बेसिस, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि सब जगह आपका कार्बन कार्बन नहीं दिख रहा है, कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है, तो उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ गया है रिंग में, कार्बन रिंग में। अब आपको याद कैसे रखना है कि सिंगल रिंग वाला जो है और ये जो डबल रिंग वाला प्यूरिन है और सिंगल रिंग वाला पायरिमिडीन है, इसमें नाइट्रोजन कहाँ का है। तो आपको नाइट्रोजन के लिए बस एक ही रूल दिमाग में बिठाना है, आपको ऑड नंबर लेके चलने हैं। अब ऑड नंबर 1 से 10 के बीच के आप ऑड नंबर देख लीजिए। 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर लिखेंगे तो आपके आएंगे 1, 3, 5, 7, 9।
13579। तो ये जो 13579 है, इसमें से बीच वाला नंबर है उसे हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, 1379 रखिए, 2 इधर के और 2 इधर के, क्योंकि एक रिंग में 2 नाइट्रोजन ही मिलेंगे। तो आपको अगर डबल रिंग होगी तो 4 नाइट्रोजन होंगे जो कि कार्बन के प्लेस पर रहेंगे। तो ये जो पायरिमिडीन है, इसमें पहले ऑड नंबर लीजिए, पहले 2 ऑड नंबर 1 और 3, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा पायरिमिडीन में। तो ये एक पायरिमिडीन है थाइमीन और ये एक पायरिमिडीन है साइटोसिन। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो फर्स्ट और थर्ड पे कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन है और इन दोनों के बीच में आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। तो मैंने ये ऐसे बना दिया है या नाइट्रोजन लिख दिया है। आप बात करेंगे प्यूरिन की, तो प्यूरिन को आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे आपको 2 रिंग नजर आ रही हैं। अब इन दोनों रिंग में आपका जो पहला आपका कार्बन है और तीसरा कार्बन है ये तो सेम है, यहाँ भी पहले तीसरे की तरह नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक एडेनिन है और ये गुआनिन है, ये आपके प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे भी पहला, तीसरा और 5 को छोड़ दीजिए, 1 3 5 को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 4 ही नाइट्रोजन लेने, अभी अभी मैंने आपको बताया, और 7 9, यानी कि आपका 7 9 1 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से 1 3 7 9 पे आपको मिलेगा नाइट्रोजन। अब बात करते हैं कि ये जब न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे बेसिस शुगर के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हाँ जी, ये बॉन्ड बनाएंगे आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको कहेंगे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये बीटा एन की कैटेगरी का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी कि सबसे पहले बनने वाला बॉन्ड, अगर पूछा जाए इनडायरेक्टली कि डीएनए मॉलिक्यूल बनते वक्त सबसे पहले बनने वाला बॉन्ड इनमें से कौन सा होगा, तो डेफिनेटली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, क्योंकि सबसे पहले तो न्यूक्लियोसाइड ही बनेगा, यानी कि शुगर को बेस से कंबाइन होना है, और जब शुगर बेस से कंबाइन होगी तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू होगी। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये आपका कैसे बनेगा, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये आपका, अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में ये आपका 90 नंबर के नाइट्रोजन से शुगर का पहला नंबर का कार्बन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख दें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए कि प्यूरिन की जो रिंग है उसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा उसमें कौन कौन सी पोजीशन होंगी, 9th नंबर का नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपको पता है कि शुगर में तो नाइट्रोजन नहीं है ना, राइबोस डीऑक्सीराइबोस में मैंने कहीं भी आपको नाइट्रोजन नहीं है, ये तो आपका ऑक्सीजन है बस साइक्लिक में, और बाकी जगह तो कार्बन है। तो ये नाइट्रोजन मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, बेस को इंडिकेट कर रहा है डेफिनेटली, और आपका फर्स्ट नंबर का आपका कार्बन शुगर का। तो ये तो हुई प्यूरिन की। अब बात करेंगे पैरामिडीन की, तो पैरामिडीन में शुगर का तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट नंबर का ही कार्बन रहेगा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर की आ जाती है। यानी कि अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि या तो सबसे पहले नाइट्रोजन पे जुड़ेगा या फिर सबसे लास्ट के नाइट्रोजन पे, पहला या नवा, या तो भाई पूरा फर्स्ट आएगा नहीं तो नीचे से फर्स्ट आएगा, ओके। तो ये बात हो गई आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या क्या आते हैं, तो पायरिमिडीन नाम बड़े और दर्शन छोटे, पायरिमिडीन रिंग छोटी, यानी कि आपके इसमें कौन कौन आ गए, इसमें आ गए आपके साइटोसिन और थाइमीन। इसके अलावा इसमें अगर एक और आता है यूरेसिल, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CUT, कट। प्यूरिन में कट बेसिस आते हैं, ठीक है, प्यूरिन में कट बेसिस आते हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, छोटी रिंग है, यानी कि इसकी रिंग को जो मेन रिंग है जो आपकी वो है वो आपकी छोटी कर दी गई है, ठीक है, कट कर दी गई है, राइट। मेन रिंग जैसे 2 रिंग है ना, तो 2 रिंग को आपने कट कर दिया, कट करने के बाद आपकी बन गई कौन, पायरिमिडीन, छोटी रिंग वाले, यानी कि उसमें कट CUT, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, ये आपके आएंगे पैरिमिडीन में। तो फिर भाई प्यूरिन में क्या आएगा, प्यूरिन में आपके बेसिस आएंगे AgOG, लोजी सुनोजी। अब AG एडेनिन और गुआनिन, O तो कोई होता नहीं है, G होता है,
और लो जी सुनो जी, एल तो कोई होता नहीं है, ओ नहीं होता, जी होता है। तो ए जी ओ जी लो जी सुनो जी का मतलब हो गया आपके इसमें आएंगे ए एंड जी। तो इस तरह से आपको प्यूरिन और पायरिमिडीन में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कट एंड ए जी। अब बात करेंगे नेक्स्ट की न्यूक्लियोसाइड हमारा बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट को अटैच होना है, तो जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच होगा तो वो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड बनाने में कौन सा बॉन्ड यूज होगा? तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये क्लियरली बता दूं कि अब आपकी बारी आएगी उस बॉन्ड की जिसे आप बार बार रटते हैं, और उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारा बनने वाला है शुगर और फॉस्फेट के बीच में, ठीक है। इसमें बेसिस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका एक पॉलीमर तैयार हो जाएगा। पहले ये एक सिंगल यूनिट तैयार हुई, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये रिपीट कर करके आपका एक सिंगल स्ट्रैंड बना लेगा, और ये सिंगल स्ट्रैंड अब आपका डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? ये सिंगल स्ट्रैंड आपका, अब इस सिंगल स्ट्रैंड में बेसिस आ गए हैं। अब ये बेसिस क्या करेंगे? पहले मैं आपको एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल बना के बता देती हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बॉन्डिंग वगैरह भी बता दूंगी। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल शुगर से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने आपको शुगर ऑरेंज कलर से बताई है, तो मैं भी यहाँ पर ऑरेंज कलर से ही बना लेती हूँ, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए थोड़ा छोटा बनाएंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। तो पहले मैंने इस तरह से आपकी शुगर बना ली। अब मैं यहाँ पे देखिए, ये जो शुगर है ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है। तो मैं यहाँ से छोटी छोटी शुगर बनाने वाली हूँ, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दी हुई है और मैंने अभी अभी आपको समझाई है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो पहले मैं यहाँ पे ऐसे शुगर्स की यूनिट रख देती हूँ, राइट। ये सपोज मैंने 3 शुगर। अब ये शुगर को मुझे किससे जोड़ना है? बेसिस से जोड़ना है, ठीक है। तो मैं बेसिस से जोड़ देती हूँ। बेसिस यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से बनाया है, तो मैं अगेन ब्लू कलर ही लूँगी, जिससे आपको कनेक्टिविटी रहेगी। चलिए बात करेंगे ये बेसिस का। तो मैं यहाँ से एक बेस उठा लेती हूँ, सपोज ये वाला बेस मैंने उठा लिया, ठीक है, थाइमिन। तो मैं थाइमिन की पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाली हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये फर्स्ट नंबर का कार्बन ये वाला, तो मैंने यहाँ पे मतलब आप मानेंगे कि ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ठीक है। और ये इसका फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन होगा, तो मैंने यहाँ पे इस तरह का बेस बना दिया, राइट। ये फर्स्ट नंबर के कार्बन से मैंने ऐसे जोड़ दिया, ओके। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीजन भी बना देते हैं, ये ऑक्सीजन बना दिया। यहाँ पे इसका थर्ड नंबर का नाइट्रोजन होगा, ओके। चलिए नीचे वाला ऑक्सीजन हम नहीं बनाएंगे, बिकॉज वो बॉन्डिंग में नहीं लेगा पार्टिसिपेट, तो हम पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, इसका मतलब मैंने आपका यहाँ पे आपको बताया, मैंने क्या बना के रख लिए हैं? न्यूक्लियोसाइड बना लिए हैं, ठीक है। होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अभी हमने जितना पढ़ा उससे। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये बन गया हमारा न्यूक्लियो। अब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से कनेक्ट होंगे जब ये अभी तो ये क्या है, ये अलग अलग यूनिट है। जैसे आप समझिए ये मोती हैं, अब इन मोती को जब तक धागे में नहीं पिरोएंगे तब तक एक चेन नहीं बनेगी ना। तो एक चेन बनाने के लिए इन दोनों को बीच में गम लगा के ऐसे कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, इनको गम लगा के। तो इनको जोड़ने का काम, गमिंग का काम कौन करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करेगा। 2 बार बॉन्ड बनेगा तो डाई ईस्टर, ठीक है।
यानी कि इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप बना रखा है आपको, फॉस्फेट, उसके 4, उसके पहले पे OH, दूसरे पे OH, तीसरे पे OH, और चौथे नंबर पे उसका जो है वो वहाँ पे उसका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जब ये फॉस्फोरिक H3PO4 हो गया, फॉस्फोरिक एसिड। जब ये सॉल्वेंट अपनी स्टेज में रहेगा तो ये आयनिक स्टेज में रहेगा और ये इस तरह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बॉन्डिंग कैसे करेगा, ये बॉन्डिंग करेगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3, थर्ड नंबर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थर्ड नंबर पे मैं आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देती हूँ। थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। मैं सभी के थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रही हूँ। ठीक है जी, मैंने लगा दिया थर्ड नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ऊपर हाथ मैंने बताया था ना, झंडे जैसा, 5वां कार्बन झंडे जैसा, और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उस पे, बताया था ना आपको। तो यहाँ पे आपका CH2OH मैंने लगा दिया। ठीक है, मैं यहाँ OH लिख देती हूँ और यहाँ CH2 लिख देती हूँ। इसका भी ऐसे ही कर देते हैं। OH CH2 ऐसे लिख देती हूँ, सो दैट बॉन्डिंग बनाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ये ऐसा लिखना ऑप्ट किया है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैम ने ऐसा क्यों लिखा है। चलिए, तो अब इनको ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा, तो मैंने यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पिंक कलर से बनाया है, तो अगेन मैं पिंक कलर ही चूज कर लेती हूँ, सो दैट आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये जो रेड कलर वाला, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो अलग से है डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। भूखे प्यासे कौन है भाई, चार्ज किन के ऊपर है, चार्ज नेगेटिव चार्ज इन पे है, तो ये 3 ही कंबाइन कर सकते हैं, तो इन 3 में से 2 कंबाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉस्फेट बना दिया और ऑक्सीजन को तो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर पहले, तो क्योंकि ये कंबाइन नहीं करी तो इसको मैंने ऐसे अलग से बना, यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉस्फेट और ऑक्सीजन को डाल दिया इसके इधर ही, ये कंबाइन नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में। तो फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, ये OH और ये OH, ये वाला OH इधर खाली रहेगा। जब ये OH और OH कंबाइन करेगा तो ये कैसे करेगा, मैं यहाँ पर आपको इसकी बॉन्डिंग बना के बता देती हूँ। इस OH में से आप H हटा दीजिए, यहाँ से इस OH में से H हटा दीजिए, ये P और O जुड़ जाएंगे। इस OH में से H हटा दीजिए, P से O जुड़ेगा, इस OH में से H हटा दीजिए, P से O जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बॉन्डिंग बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ये सी चीज़ को मैं आपको बड़ा करके बता देती हूँ। तो आप ये देखिए, इससे ये जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। यहाँ पे भी जब जुड़ेगा ये, तो ये P और इसका H हटा दीजिए। अभी बताऊंगी H कहाँ चला गया। O के डबल बॉन्ड फुलफिल हो रहे हैं ना, एक तरफ इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है शुगर के और एक तरफ फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड वाला O जो कि पार्टिसिपेशन में नहीं लेगा, ये O और ये O, ये हैंगिंग रहेगा। अब इसके पास तो शुगर है नहीं ना जिससे कंबाइन कर ले, और नीचे ये जुड़ नहीं सकता, नीचे इसके, तो नीचे OH का एंड रहेगा। अब इसकी बॉन्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रहेगी। देखिए, बॉन्डिंग ऐसे रहेगी। मैं यहाँ आपको 2 शुगर थोड़ी बड़ी बना के बताती हूँ। यहाँ पे क्या है कि हम दूसरी चेन बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको छोटा बनाया हुआ है। ठीक है, ये कार्बन हो गए आपके फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और ये 5th नंबर। यहाँ पे ऐसे ही मैं सेम दूसरा बना देती हूँ। ये नीचे चला गया, नीचे वाले का नहीं क्योंकि मुझे 2 में ही बनाना है, और ये इसका 5th नंबर का हो गया आपका। ठीक है, नीचे वाले नीचे के काम आएंगे। मैं सिर्फ इतना पोर्शन, मैंने आपको इतना पोर्शन बताया है, यहाँ से ये लिया है और यहाँ से ये इसका आधा, तो ये हमें बॉन्डिंग तो ये बतानी है ना, तो इससे हमारा यहाँ काम हो जाएगा। फॉस्फोरस आता है
इसके पास क्या है, थर्ड नंबर के पास OH है, ठीक है। फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस के पास OH है, इधर भी OH है, एक तरफ O है और एक तरफ भी OH है। दो OH पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड में, OH और OH रिलीज कर देंगे वाटर। कंडेंसेशन रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस में जब मॉलिक्यूल पॉलीमर बनते हैं, कंडेंस होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, तो ज़्यादातर रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिससे वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और वो सेल के अंदर रह सकते हैं आराम से, वो कम जगह स्पेस लेते हैं। कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं बायोमॉलिक्यूल, और काफ़ी कॉम्पैक्ट होना उनकी ज़रूरत बन जाता है। OH और OH, पानी को निकाल दीजिएगा, वाटर को, यानी कि H2O। जब दो H और एक O निकल जाएगा तो बताइए क्या बचा रह गया। ये चला गया पानी बनने में, ये चला गया, OH और H मिलके पानी बनाएंगे ना, तो क्या बचा रह गया, ऑक्सीजन। ऐसे ही यहाँ का OH और इसका OH, पानी निकाल दीजिए, OH और H, तो क्या बचा रह गया, ऑक्सीजन। यानी कि ये ऑक्सीजन एक तरफ से फास्फोरस से अटैच हो जाएगी और दूसरी तरफ से कार्बन से हो जाएगी। ऊपर वाली शुगर का तीसरे नंबर के कार्बन से होगी, और दूसरा वाला जो इसका OH है, उसमें जब वाटर निकलेगा तो उसका ऑक्सीजन उसी फास्फोरस वाले का, उसका ऑक्सीजन अपने नीचे वाली शुगर के 5वें नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हटा के कार्बन से अटैच हो जाएगा। यानी कि ये ऑक्सीजन जो है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो इस तरह से हुआ ना, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ इनके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इनके H यहाँ पे बनाने के बाद क्यों मिटा दिए। सिर्फ और सिर्फ इनके बीच ऑक्सीजन बॉन्डिंग का काम कर रही है। फॉस्फोरस से ऑक्सीजन एक तरफ से कार्बन, थर्ड कार्बन से, और दूसरे वाले का OH का जो ऑक्सीजन है वो उसके 5th कार्बन से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये ग्लू का काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बच्चों एक सिंगल स्ट्रैंड। अब ये डबल स्ट्रैंड कैसे बनता है। अब ये डबल स्ट्रैंड बनने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज अब इसमें क्या है कि ये जो है ना, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये अमाइनो ग्रुप है इसका, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, ये अपने साथ वाले प्यूरिन और पिरिमिडीन जो ग्रुप हैं, AG और ये CUT, इनमें क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की अट्रैक्शन पावर होती है। जैसे मैग्नेट होता है ना, खींचता है अपनी तरफ, तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडीन एक दूसरे में आपस में मैग्नेट की तरह खिंच जाते हैं, और ये एक दूसरे में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं आपस में। ऐसे जैसे टेप होता है, आपने टेप को खुला रख दिया तो वो जहाँ होगा वहाँ चिपक जाएगा। तो इनके ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की फिराक में रहते हैं। तो जैसे ही A को T मिलता है वो उससे कर लेता है कंबाइन, G को C मिलता है वो उससे, तो प्यूरिन पिरिमिडीन से कंबाइन हो जाता है। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से जोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि हमने, और प्यूरिन पिरिमिडीन से ही बॉन्डिंग करेगा, प्यूरिन की प्यूरिन से बॉन्डिंग नहीं होगी। या आप सोचे पिरिमिडीन की पिरिमिडीन से, नेवर। तो इसीलिए हमेशा A है वो T से कंबाइन होता है एडेनिन थाइमिन के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ कंबाइन होता है। तो ये तो एक इस तरह से हमारा एक सिंगल चेन बन जाती है। अब ये डबल हेलिकल कैसे बनेगा, दो चेन कैसे बनेगी, डबल स्ट्रैंडेड कैसे होगा। तो दूसरी चेन के लिए क्या होता है, बिकॉज ये प्यूरिन पायरिमिडीन से आपका बॉन्ड बनाएगा, A T से डबल बॉन्ड बनाता है और G C से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब आपको दूसरी चेन भी सेम ऐसे ही पॉलीमराइजेशन से बनती है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है वो भी चेन सेम। लेकिन अब उसमें क्या होगा, क्योंकि आपको A को T से कंबाइन होना है, G को C से कंबाइन होना है, और बेसिस हमेशा, बेसिस का थंब रूल है कि वो हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही कंबाइन होंगे। बेसिस का यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप देखिए कि जो बेसिस हैं वो, जो आपका प्यूरिन पायरिमिडीन है वो तो आपका फर्स्ट नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा है, जबकि जो आपके प्यूरिन बेसिस हैं वो आपके लास्ट के नाइट्रोजन से, 9th नंबर के नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं। तो ठीक है, ये तो यहाँ पे पायरिमिडीन, अगर यहाँ पे आपने प्यूरिन है और यहाँ पायरिमिडीन बनाया है तो ये 9th नंबर से कंबाइन हो जाएगा। अब चाहे 9th नंबर के नाइट्रोजन से कंबाइन हो, चाहे ये फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन से कंबाइन हो आपका, लेकिन
शुगर का एक ही थंब रूल रहेगा कि शुगर हमेशा बेसिस को अपने फर्स्ट प्राइम कार्बन से ही कंबाइन करेगा। तो अब शुगर को अगर अपने फर्स्ट प्राइम से करना है तो सपोज शुगर का फर्स्ट प्राइम इधर की तरफ आ रहा है इसके, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में आ रहा है उसका पहला कार्बन। तो अगर हमने शुगर को ऐसे लगाया, इसके बिल्कुल पैरेलल लगाया, तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो तो इधर आ जाएगा। दैट मीन्स सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि शुगर बेसिस, फिर शुगर बेसिस। अब बेसिस और बेसिस के बीच में तो गैप आ गया, यहाँ पे शुगर आ गई, तो ये कंबाइन कैसे होंगे? तो इसलिए क्या होता है कि ये जो इधर वाली जो सेकंड वाली चेन की जो शुगर है वो यहाँ पे बेसिस लगे हुए हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो उल्टी इस तरह से आपका सेट हो जाती है, जिससे कि बेसिस बेसिस को फेस करते हैं, आमने सामने आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो शुगर है ये उल्टी बनाई हुई है। यहाँ पे शुगर जब हमने इस तरह से इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दी, मतलब ये चेन ऐसे जा रही है, ऑक्सीजन ऐसे ऊपर है, तो इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल राइबोस शुगर के नीचे होंगे, डीऑक्सीराइबोस के। तो इस तरह से जब ये ऑपोजिट में रन करेगी तो इसकी क्वालिटी को हम कहते हैं कि ये इसमें दोनों चेन एक दूसरे की पैरेलल तो होती हैं, पैरेलल हैं, लेकिन एंटी पैरेलल हैं। यानी कि इसमें आप देखिए शुगर की जो पोजीशन है वो अगर आपका 5 प्राइम कार्बन ऊपर है तो इसमें 5 प्राइम कार्बन नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये इससे ऑपोजिट हो गई, एंटी हो गई, और बिकॉज इसको फर्स्ट कार्बन से ही कंबाइन होना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी शुगर्स हैं, वो ऑक्सीजन यहाँ पे ऊपर है, इन सबको उल्टा करके इस तरह से बना दिया है। और यही चीज़ जब उल्टी होके आप इस चीज़ को, ये ऐसे है और इस तरह से आपको बना दिया, तो यहाँ पे अगर 5 कार्बन आपका 5 प्राइम है तो नीचे एंड होगा हमेशा 3 प्राइम पे। 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है, 3 प्राइम पे हमेशा आपको OH ही मिलेगा, फ्री हाइड्रोक्सिल मिलेगा। 5 प्राइम पे फ्री आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। लेकिन जो 5 प्राइम है वो किसको फेस करेगा, वो सामने होगा हमेशा 3 प्राइम के, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, और नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 प्राइम है अगर, तो वो 5 प्राइम के सामने होगा। इसी चीज़ को कहते हैं कि दोनों जो चेन है DNA में वो एक दूसरे की एंटी पैरेलल रन करती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी दोनों चेन डबल स्ट्रैंडेड DNA पूरा आपका एक फुल मॉलिक्यूल किस तरह से पॉलीमराइज होके आपका DNA की चेन बन रही है डबल स्ट्रैंडेड, वो दिखाई है। शुगर हो गई हमारी राइबोस शुगर, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से बेस जुड़ा हुआ है हमारा, ये हमारा झंडे जैसा 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो ये हैंगिंग एंड हो गया इसका। थर्ड का यहाँ पे थर्ड कार्बन इसके नीचे वाली शुगर के 5वें नंबर के कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ के बना रहा है अपना बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इस तरह से। फिर इसका तीसरे नंबर का अपने नीचे वाली शुगर के 5वें नंबर के कार्बन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है। इधर आप देखिए यहाँ पे हैंगिंग एंड OH है, उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये सबसे फर्स्ट है। देन उसके 5वें नंबर का अपने नीचे वाले के तीसरे नंबर से बना रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इस तरह से। और बेसिस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है। पायरिमिडीन में आपका पहला शुगर का पहला कार्बन और पहले ही नंबर का नाइट्रोजन रहेगा, जबकि जो प्यूरिन बेसिस हैं, प्यूरिन बेसिस में आपका शुगर का तो पहला ही कार्बन रहेगा और नाइट्रोजन का 9th नंबर का नाइट्रोजन अटैच होगा। तो इस तरह से दोनों आपकी डबल स्ट्रैंडेड एंटी पैरेलल मैंने यहाँ पूरा बना के बता दिया है। होप अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको इसके लर्निंग लाउंज की कैटेगरी में एक शॉर्ट वीडियो, डिस्कशन वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। बेसिस के बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी कि इन शॉर्ट हमारे एक DNA के पॉलीमर बनने में, DNA की डबल स्टैंडर्ड चेन बनने में हमारे बेसिकली कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड काम आ रहे हैं। और वो बॉन्ड कौन कौन से हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसी तरह से आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे मैं आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमारा बायोलॉजी सेल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप नीट प्लस CBSE के लिए आप अपने बहुत ही वेल मैनेज्ड नोट्स भी वहाँ से ले सकते हैं।